हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। लास्ट डे हम लोगों ने देखा था नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में पार्ट 1 में। आज हम लोगों का नीति निर्देशक तत्व पार्ट 2 का सेगमेंट हम लोग देखेंगे। पहले वीडियो में हमने देखा था कि एक्चुअल में नीति निर्देशक तत्व संविधान में क्यों लाए गए, इनकी क्या ज़रूरत थी और इनकी क्या उपयोगिता भारतीय संविधान में है, किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके ये बनाए गए हैं। तो अब हमने जाना इसमें कि जो संविधान निर्मात्री हमारी सभा रही, उनका जो मोटिव था कि भारत एक कल्याणकारी राज्य, एक आदर्श राज्य के रूप में विश्व में अपनी पहचान बना सके। संविधान के रूप में, संविधान में जो वर्णित बातें हैं वो लागू हो सके। समाजवादी, उदारवादी, गांधीवादी विचारधारा जो भारत की मूल में बसी हुई है, वह आगे के संविधान लागू होने के बाद से भी वो बनी रहे और अनावरत वो बनी रहे। ये मूल मोटिव उनका था। सामाजिक आर्थिक रूप से जो विषमताएं हैं उनको भी प्रयास किया गया है इसके माध्यम से कि वो समाज में बैलेंस बना करके व्यवस्थित रूप में रहें, जिससे कि समाज को एक अच्छी दिशा, एक आदर्श राज्य की स्थापना की जा सके, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना की जा सके। ये तो कुछ मूल बातें थी। उसके अलावा आपने देखा लास्ट वीडियो में कि जो संविधान हमारा बन रहा था, उसकी उद्देशिका में जो बातें बताई गई हैं, यानी कि जो कल्पना की गई है, वह तभी पूर्ण हो सकती है जब नीति निर्देशक तत्व भी कंप्लीट हो। फंडामेंटल राइट के साथ साथ नीति निर्देशक तत्व भी मिले। नीति निर्देशक तत्व जो आपके हैं, एक तरह से कहिए वे मौलिक अधिकार हैं जो संविधान द्वारा डायरेक्टली नहीं जनता को दिए गए हैं। मतलब एक तरह से कहिए उसको पूर्ण रूप से अभी नहीं दिए जा सके हैं। उस समय भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत इतना संपन्न राष्ट्र नहीं था। वो सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद से आज़ाद हुआ था, तो उसके आर्थिक संसाधन, उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि ईजिली इतनी ज़्यादा चीज़ें लोगों को, नागरिकों को दी जा सकें। तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि समय के साथ साथ कुछ ऐसे भाग कर दिए जाएं जो समय के साथ साथ जनता को भारत की आर्थिक समृद्धि होने पर जनता को दिया जा सके। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये चीज़ें उनका मेन मोटिव था, इस आधार पर चीज़ें थी और ये मकसद था भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के लिए। ये एक तरह से कहिए कि मूल अधिकार, ये द्वितीय मूल अधिकार हैं। मूल अधिकारों को दो श्रेणी में अगर हम आप रख करके देखें तो एक मूल अधिकार ऐसे हैं जो कि वाद योग्य हैं और जिनका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है, नहीं छीन सकता है। सरकार उतना ही छीन सकती है कि जितना वो बहुत नेसेसरी होने की स्थिति में। उसके बाद में भी अनुच्छेद 20 और 21 आपने देखा, जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हैं, उन अधिकारों को वो फिर भी नहीं छीने जा सकते हैं, चाहे वो आपातकाल स्थिति ही क्यों ना हो। लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनमें से आप इसमें पढ़ रहे हैं, वे अधिकार जनता को डायरेक्टली नहीं दिए गए। उस समय समय पर सरकार अपनी आर्थिक स्थिति समृद्ध होने के बाद में वो देगी। ठीक है, ये बात कुल मूल रूप से रही है इसकी। अब आगे इसके क्रम में हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 36 से लेकर 39 के मध्य में हम लोगों ने जो बातें थी वो लास्ट में पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, एक तरह से ये जनता के लिए मौलिक अधिकार के रूप में ही है। जिस दिन सरकार, हमारी आर्थिक समृद्धि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग स्थिति में पहुँच जाएगी और सरकार अपनी एक दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए इस चीज़ को, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनको पूर्ण रूप से लागू करने का प्रयास कर देगी और कर भी रही है सरकार अपनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए। और जब कर देगी पूर्ण रूप से इसको, इसमें बताई गई बातें, तो एक वास्तव में एक आदर्श राज्य की स्थापना भारत में देखने को मिलेगी। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं आगे के कुछ सेगमेंट के बारे में, जिन लोगों जो पुराने वीडियोज़ में हमने पढ़े थे उससे आगे के लिए। 39 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग अनुच्छेद 40 के बारे में देखेंगे। अभी देखिए, आप लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में लोकसभा पंचायतों के चुनाव हुए थे और पंचायतों के चुनाव को लॉकडाउन के पीरियड में ही हुआ। कोरोना संक्रमण काल उस समय फैला हुआ था, उस पीरियड में ही हुआ। मैं बात क्यों कर रहा हूँ, उसका इससे रिलेशन है। तो पंचायतों के चुनाव हुए, इतनी आपात स्थिति में भी सरकार ने पंचायतों के चुनाव कराए। तो आप इसकी उपयोगिता को ऐसे समझ लीजिए, जहाँ जनता को बाहर निकलने की परमिशन नहीं है, वहाँ
गवर्नमेंट इस चुनाव को करा गई, पंचायतों के चुनाव के बारे में। तो पंचायतों के चुनाव यदि कराए गए तो उसकी डेफिनेटली कोई महत्ता होगी, उसकी उपयोगिता रही होगी, तभी इतने एक तरह से कहिए कि जटिल समय में भी चुनाव कराए गए आपके। तो अनुच्छेद जो 40 हमारा कहता है वो यही कहता है कि ग्राम पंचायतों के स्वायत्ता देने के लिए, उसके गठन के लिए सरकार, राज्य जो है प्रयासरत रहेगा। यही बात बताई गई है इसमें बताया गया है राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगी तथा इन्हें इतने अधिकार एवं शक्ति प्रदान करेगी कि जिससे वह स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य कर सकें। यानी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो राज्य है वो सरकार क्या करेगी, ऐसी सुविधाओं का प्रयास करेगी, देने का प्रयास करेगी कि जो एक ग्राम पंचायतें हैं वह अपने कार्यों का सुचारू रूप से सही संचालन कर सके। और सुचारू रूप से सही संचालन का मतलब है कि वो अपने जो निर्णय हों वो अच्छी तरीके से ले सकें, उनको धन की उपलब्धता हो, उन पर किसी तरह का कोई दबाव, किसी और राजनीतिक स्तर का दबाव ना हो, स्वायत्ता उनको मिली हुई हो। स्वायत्त निकाय के रूप में जब कोई संस्था, कोई निकाय या कोई बॉडी होती है तो उसके जो कार्य होते हैं वो काफ़ी यूजफुल होते हैं और काफ़ी बेहतर वो कार्य कर पाते हैं। जिन पर बहुत सारे दबाव रहते हैं तो थोड़ी उम्मीद की जाती है कि उनका कार्य परफॉर्मेंस, चूँकि बहुत सारे लोग उसको मॉनिटर करते हैं तो उन पर दबाव के कारण से स्थिति ऐसे शायद उतनी बेहतर ना हो पावे। तो पंचायतों को स्वायत्त देने की बात कही गई है यहाँ पर कि पंचायतों का गठन होगा और पंचायतों को स्वायत्त रखने का भरसक प्रयास करेगी राज्य सरकार कि वो अपने निर्णय, अपने डिसीजंस अच्छी तरीके से ले सके ग्राम के विकास के लिए। तो ये बात क्या कही गई है, राज्य जो क्या करेगा, पंचायतों के गठन करने का प्रावधान करेगा। तो जो सरकार ने भी जो चुनाव कराया है वो क्या करा कि राज्यों में जो पंचायतों के गठन हो सके, गांवों में पंचायतों के गठन हो जाए। राज्य सरकार ने ऐसा प्रयास किया ये चुनाव के दौरान, यही करके देखा। और उनको स्वायत्ता वही है कि उनको वित्तीय धन मिलता है और उसको पूर्ण रूप से सरकार उस पर कोई बहुत मध्यस्थता नहीं करती है। जब तक कोई अवैध कार्य ना हो सरकार बड़े पैमाने पर धन मुहैया कराती है ग्रामीण विकास के लिए। तो ये बात अनुच्छेद 40 में आपकी बताई गई है। ठीक है, आगे क्या गया, अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है राज्य आर्थिक संसाधनों के विकास की सीमा के भीतर, यानी कि राज्य के पास जो आर्थिक संसाधन है, ठीक है, उसको विकसित करने, मतलब एक विकास की उसकी जितनी मैक्सिमम सीमा है के भीतर यह प्रयास करेगा कि सभी नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार, शिक्षा दी जा सके, प्राप्त कराई जा सके। ये सरकार प्रयास करेगी। क्या है कि जितने ही आर्थिक विकास के संसाधन है राज्य सरकार के पास, राज्य सरकार यह प्रयास करेगी कि प्रत्येक व्यक्ति और जो उनको एक अधिकार मिल सके, उनको रोजगार में नहीं, आर्थिक संसाधन अर्न करने का उनके पास एक स्रोत प्राप्त हो सके, ये राज्य सरकार उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ जो शिक्षित लोग हैं उनको शिक्षा देने वाले, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनको शिक्षा का भी प्रयास करेगी, उनको शिक्षित बनाने का भी प्रयास योगदान करेगी। सभी नागरिकों को योग्यता के अनुसार उनको रोजगार और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगी। यानी कि जैसे जो शिक्षित लोग हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, उनको उसके हिसाब से अपने आर्थिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपने अगर कोई टेक्निकल कोर्स किया है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस टेक्निकल कोर्स को ध्यान में रखते हुए आपको टेक्निकल पद पे आपको सृजित कर देगी, आपको दे देगी। यानी कि जो टेक्निकल पद हैं, जो शिक्षित टेक्निकल लोग हैं, उनको उसके रूप में रोजगार सरकार उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। ये बात उसमें बताई गई है। और उनको टेक्निकल शिक्षा देने का भी प्रयास करेगी कि मतलब और टेक्निकल हों। तो यही बात इसमें बताई गई, सभी नागरिकों को योग्यता के अनुसार रोजगार और शिक्षा पा सके, ऐसे संसाधनों का, ऐसी व्यवस्था का जो है उपलब्ध कराएगी। कौन कराएगा? स्टेट गवर्नमेंट कराएगी, है ना, जो सरकारें हैं। और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, असमर्थता की दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। यानी कि कहने का मतलब सरकार के पास जितनी अर्थव्यवस्था उनकी है, जितनी स्ट्रांग अर्थव्यवस्था, उसके हिसाब से वो
रोजगार का सृजन करेंगे। कुल मिला के बात यह है, उस तरह से रोजगार का सृजन करेंगे। उसी आधार पर चुनाव जब होते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें लोग कहते हैं कि भाई हम आएंगे तो इतना रोजगार देंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे। शिक्षित लोगों को, जो ग्रेजुएट लोग हैं उनको हम इस तरह से फंडिंग करेंगे, उनको हम पैसे मुहैया कराएंगे, है ना, देंगे। और फंडिंग मतलब दो तरह की फंडिंग है। एक तो फंडिंग है उनको रोजगार के लिए पैसा देने की बात हो रही है, इसमें कौशल विकास और तमाम सारी योजनाएं सरकार ने इसमें चला रखी हैं। इसके अलावा जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको महंगाई भत्ता वगैरह के तौर पे उन पे एक तरह से एक अनुग्रह राशि भी सरकार देती है कि जब तक उनको रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं तब तक का उनका जीविकोपार्जन चल सके। ठीक है। इसके अलावा ऐसा हर वो प्रयास करेगी सरकार कि जिससे कि गांव के जो ऐसे व्यक्ति हैं जो विकलांग हैं, जो वृद्ध हैं, या जो जिनके पास कोई काम नहीं है या किसी आवश्यकता से ग्रसित हैं, यानी कि मतलब वो विकलांग हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो सरकार क्या करेगी, उनको पेंशन मुहैया कराएगी। जैसे आप देखिए वृद्धा पेंशन वगैरह योजना है सर, जो यहाँ पे सब लिखे गए हैं ना, देखिए बुढ़ापा है, बीमारी है, असमर्थता की स्थिति यानी विकलांग वगैरह होने की स्थिति में, तो सरकार ऐसी योजनाओं के माध्यम से उनको क्या करेगी, धन मुहैया कराएगी। ठीक है। सिर्फ वृद्धा रोजगार पेंशन आप लोगों ने सुना होगा, मनरेगा के बारे में सुना होगा। तो ये मनरेगा जो है वो क्या है, रोजगार उपलब्ध कराता है। ठीक है। तो जो लोग कार्य कर सकते हैं उनको उस रूप में दिया जाता है, लेकिन जैसे जो वृद्ध हो गए यानी बुढ़ापा के शिकार हो गए तो उनको दिया जाएगा। कुछ लोगों को जो अपंगता की स्थिति आ जाती है व्यक्ति को, तो सरकार उसके लिए भी कुछ धनराशि मतलब एक तरह से योजना चलाती है, उनको उपलब्ध कराती है, पैसे उपलब्ध कराती है। तो ये सरकार की जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं लोक हितों में ध्यान में रखे हुए बनाने का इसमें बात बताई गई है कि आप उसको ध्यान में देंगे और जनता का जिससे हित हो सके, लोगों का हित हो सके, कोई वृद्ध लोग हैं उनका हित हो सके, बीमार लोग हैं उनका हित हो सके। ठीक है। असाध्य रोगों के लिए जैसे सरकार अभी आप देखिए क्या करती है कि 5 लाख रुपए तक का आपको बीमा एक तरह से प्रोवाइड कर रही है कि जिसमें से सभी लोगों की निःशुल्क दवा होती है। सरकार केंद्र सरकार की योजना आपको पता ही होगा, तो उसमें प्रयास किया गया। तो ये सब किस योजना के तहत सरकारें कर रही हैं, सब यही सब पॉलिसीज़ हैं। इनके तहत मनरेगा है, इसी पॉलिसी के वृद्धा पेंशन है, और तमाम सारे ऐसे अंत्योदय कार्ड योजना तमाम सारी चलाई गई हैं। बहुत सारी सरकार की सैकड़ों पॉलिसीज़ हैं सरकार की, जिनको क्रियान्वित जो किया गया है वो इसी को ध्यान में रख करके, इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए 41 को ध्यान में रख करके ही बनाया गया है। ठीक है। अब अगला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 42 है। इसमें क्या क्या है, राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल एवं मनोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े। ठीक है। यानी कि सरकार ऐसे माहौल क्रिएट करना चाहेगी कि जहां व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको उस परिस्थिति के अनुकूल न हो परिवर्तित हो करके जो व्यक्ति की मनोवृत्ति है उसके अनुकूल वहाँ पर जैसे विद्यालय है आप समझिए, तो विद्यालय का एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए कि जिससे कि बच्चे का एक अभिवृद्धि और उसका विकास हो सके। हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिससे कि लोग वहाँ जा कर के सुचारू रूप से अपने इलाज को करा सकें। इसी तरह से तमाम सारी जो इकाइयाँ हैं उन पर इस पे सरकार ध्यान रखेगी कि वहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था हो, या फैक्ट्री है या कहीं भी कोई चीज़ें हैं जहाँ पर सरकार का आधिपत्य है, तो या सरकार का पूर्ण रूप से अधिकार नहीं है, तब भी वो सरकार उस तरह से गाइडलाइन जारी करती है कि इस तरह का निर्देश देती है कि ऐसे इन्वायरमेंट वहाँ पे होने चाहिए जिससे कि व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क के साथ, स्वस्थ मनोवृत्ति के साथ में वहाँ पर क्या कर सके, अपने अनुकूल और मनोचित अवस्थाओं का इसके साथ कार्य कर सके वहाँ पर। साथ ही साथ महिलाओं को ये शक्ति दी गई है, मतलब एक तरह से कहिए कि सुविधा दी गई है कि उसको प्रसूति लाभ दिया जाए, यानी कि जो प्रेगनेंसी पीरियड में महिलाओं को छुट्टी है उस तरह के उनको लाभ दिया जाए। सरकारी कर्मचारियों को आप देखते हैं कि माँ को मातृत्व जो महिलाएं हैं उनको मातृत्व लाभ में इस तरह से छुट्टी दी जाती है और वो उसका लाभ लेती हैं। ठीक है। तो वो किस आधार पर सरकार करती है, वो यही अनुच्छेद आपका है, अनुच्छेद 42 के तहत ही इस चीज़ को, ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, यानी कि जो कानून सरकार ने प्रसूति को लेकर के, प्रेगनेंसी को लेकर के जो गाइडलाइन जारी की है, जो अभी नए निर्देश जारी हुए हैं कुछ सालों पहले, 1 साल पहले,
2 साल पहले, कोरोना पीरियड से पहले। तो उसमें क्या किया गया था कि उसमें यही व्यवस्था बताई गई कि जो उनकी मैटरनिटी लीव है वो एक लंबे समय तक उसको बढ़ाया गया। पहले कुछ और बहुत कम समय के लिए था, अभी बढ़ाया गया। तो वो जो सरकार जो पॉलिसी बनाती है वो इसी के अंतर्गत आपका आएगा। ठीक है, आगे क्या है, अनुच्छेद 43 में क्या बात बताई गई है, इसमें कहा गया कृषि उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को, देखिए ध्यान समझिएगा कि एक शब्द कृषि एवं उद्योग, ठीक है, कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन मिल सके। यानी उद्योग में और कृषि में जो मजदूर लगे हैं, ठीक है, लगे हुए सभी मजदूर, यहाँ शब्द है मजदूर, मैंने बताया ना, सभी मजदूरों को, तो क्या हो सकता है, उनके जीवन निर्वाह के लिए उचित धनराशि मिल सके कि वो अपना जीवन निर्वाह कर सकें। ऐसी व्यवस्था करेगी कौन, स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि मतलब वो कार्य भी करे और उसके जीवन निर्वहन के लिए धन भी न उपलब्ध हो पावे, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये इस बात का ध्यान रखेगी, यानी कि मजदूरी एक तरह से कही जो निर्धारित होती है उसको एक बनाने का सरकार इसमें प्रयास कर सकती, मतलब करेगी। हैं यथोचित वेतन, देखिए यथोचित वेतन का मतलब यानी कि एक जो बेसिक स्केल है उसको निर्धारित करती है ना। आप जब गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो आपको पे स्केल बताया जाएगा कि मतलब आप किस पे स्केल में हैं, कितने बाउंड में हैं। उसी तरह से तो हम भी क्या हैं, हम भी श्रमिक मजदूर हैं, आप भी श्रमिक मजदूर हैं जब जॉब की स्थिति में आएंगे। ठीक है, तो इनके लिए क्या एक मानक बनाया है सरकार ने कि उनको उसी से अनुकूल उनको धनराशि मिल सके जिसको वो अपना अच्छे से जीविकोपार्जन कर सके, चाहे वो मजदूर कम्युनिटी से लेकर के और सरकारी बड़े पदों पर वाले जो मजदूर कर्मचारी हैं उनको भी इस श्रेणी में आते हैं और उसको लाभ दिया जाता है। तो सरकार क्या करेगी, कृषि एवं उद्योग में लगे, ठीक है, कृषि का क्षेत्र हो चाहे उद्योग का क्षेत्र हो या सरकारी जगहों पे लगे हुए क्षेत्र हो, उनमें क्या करेगी, यथोचित उनको क्या करेगी, जीवन निर्वहन के लिए यथोचित वेतन देने का प्रयास करेगी। चाहे प्राइवेट संस्था काम करा रही तो ऐसा नहीं कि उसको बहुत लिमिटेड पैसे में उनसे कार्य करा ले। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। उनका जीवन स्तर उठ सके, सामाजिक आर्थिक उन्नति का अवसर उनको प्राप्त हो सके, इस कारण से ऐसा करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको अनुचित धन नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, उसकी मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ेगा, वो मानसिक रूप से नकारात्मक भावना उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो सामाजिक और आर्थिक उन्नति का अवसर उनको मिल सके, इस नाते सरकार उनके मिनिमम मजदूरी का एक तरह से कहिए वो एक मानक निर्धारित करेगी। साथ ही साथ इसी अनुच्छेद में बताया गया है कि कुटीर उद्योग जो हैं उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगी। कौन, राज्य सरकार, जो भी सरकारें हैं वो प्रयास करेंगी किस चीज़ के लिए, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, ये तो आपका हो गया आर्टिकल 43। अब आप आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पे, अनुच्छेद 44, ये सामान्य नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी कुछ साल पहले आपने देखा कि सरकार ने चर्चा चल रही थी सरकारों में, उसमें बात हो रही थी कि जो आपका समान नागरिक संहिता है यूसीसी, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो चर्चा चल रही थी कि लागू, यानी समान नागरिक संहिता लागू होने की बात हो रही है संपूर्ण भारतवर्ष में। तो पहले इसको हम जानते हैं कि समान नागरिक संहिता क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है एक्चुअल में क्या। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भारत सरकार के पास इतने संसाधन नहीं थे, इतने जो प्रशासनिक इकाइयां हैं इतनी समृद्धशील नहीं थी कि वो तुरंत कोई पॉलिसी को उस समय बड़े पैमाने पर लागू कर सके। तो उन्होंने क्या किया भारत सरकार ने कि तत्काल में अपनी जो योजनाएं थी वो उसको क्रियान्वित, जैसा कि मैंने बताया आपको, फंडामेंटल राइट दे दिया, बाकी निर्देशक तत्वों में शामिल कर लिया। तो इन्होंने क्या किया, समान नागरिक संहिता के लिए उस समय क्या भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो सांप्रदायिक आधार पे हुआ था। एक धर्म विशेष के लोग दूसरे राष्ट्र में चले गए थे। उस समय समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जा सकती थी। हम बात कर रहे थे सामान्य नागरिक संहिता के बारे में। सामान्य नागरिक संहिता होती है यानी कि प्रत्येक संप्रदाय के जो नागरिक हैं उनके लिए समान कानून का होना समान नागरिक संहिता के अंतर्गत आता है। आप किसी भी धर्म संप्रदाय के हों, बौद्ध हों, जैन हो, पारसी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग क्या समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सब आते हैं। लेकिन भारत में क्या व्यवस्था है कि जितने धर्म हिंदू रीति के तहत आते हैं, ठीक है, जितने धर्म हिंदू सिस्टम के अंतर्गत आते हैं
उन्हीं में ही केवल एक तरह से कहिए कि उन्हीं के लिए हमारी पार्लियामेंट संसद कानून बनाती है सामान्य नागरिक संहिता के लिए। जैसे आप देखेंगे कि कुछ धर्मों में ऐसा है, शादी विवाह को लेकर के कोई बहुत ठोस रूल नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी हिंदू धर्म में हैं, अगर एक व्यक्ति एक विवाह से अधिक 2 विवाह कर ले तो उसको क्या होगा, उसको सरकार मतलब एक अपराध घोषित कर दिया जाएगा, अपराध हो जाएगा वो, और अपराध होने की स्थिति में उसके खिलाफ सरकारी कार्रवाई मतलब जो है सरकारी तंत्र उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, यानी उसको जेल जाना पड़ेगा, उसको सजा हो सकती है, तमाम सारी चीज़ें ऐसे उसके लिए सिस्टम है अगर ये सिद्ध हो जाता है। लेकिन वही है कुछ कम्युनिटी के ऐसे हैं भाई कि जो कि कर लेते हैं 2-2 विवाह कर लेंगे तो फिर वहाँ पर वो लागू नहीं होता है। तो ये 2 विभेद दिख रहा है जो आपको, वो विभेद है क्या, वही उसी से आप समझ पाएंगे समान नागरिक संहिता है क्या। यानी कि एक ही देश में 2 तरह के कानून जो आज की स्थिति में है। तो हमारे यहाँ नागरिक संहिता समान यानी कि सभी के लिए, सभी संप्रदायों के लिए एक कानून की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर किनके लिए एक समान कानून की बात है, जो व्यक्ति हिंदू धर्म, जो संप्रदाय हिंदू संप्रदाय के अंतर्गत आता है, सिर्फ उन्हीं के लिए ही हमारे यहाँ जो हमारा जो लॉ है, कानून है, वो उन्हीं पे ही मूल रूप से कार्य करता है। बाकी लोग धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर वो समान नागरिक संहिता से वंचित हो जाते हैं। जैसे अब मैं समझाऊँ आपको, होता क्या है कि जितने भी हिंदू धर्म के अंतर्गत आते कौन कौन है वो आप जान लें पहले। बौद्ध हैं, जैन हैं, हिंदू हैं और आपका सिख धर्म है। ये जो 4 धर्म आपके आते हैं ये हिंदू कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं। बाकी ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म ये हिंदू धर्म के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो सरकार जितना भी नियम कानून बनाती है शादी विवाह से रिलेटेड होता है, ये इन 4 पे तो हिंदू धर्म के अंतर्गत जो आते हैं उनके ऊपर तो लागू होता है, बाकी ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म पे लागू नहीं होता है। तो ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म पे न लागू होने की स्थिति में 2 तरह के कानून हो जाते हैं। और यही जो असमानता है, और इसको अगर समान कर दिया जाए कि एक देश में सबके लिए एक ही कानून, एक ही व्यवस्था इस चीज़ को लेकर के, तो वही समान नागरिक संहिता होगी। कुछ समझ मेरे ख्याल से आया होगा आपको। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता यानी कि सभी के लिए एक कानून। अभी क्या है कि जो हिंदू धर्म के अंतर्गत नहीं आते हैं वो क्या होते हैं, वो समान नागरिक संहिता के अंतर्गत अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। तो उसी को लेकर के लागू होने की बात होती है। अब केवल आधार यही नहीं है, आधार इसमें बहुत सारे हैं। जैसे अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ आज जितने पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, तमाम सारे ऐसे जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, उनके लिए कुछ विशेष, उन क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। तो वहाँ के लोकल नागरिकों के लिए तो समान नागरिक संहिता अगर भारतवर्ष में एक बार में लागू कर दी जाएगी तो उसके लिए भी कुछ चुनौतियाँ, कुछ अच्छाइयाँ, इस तरह की चीज़ें होंगी। खैर वो दूसरा विषय है। यहाँ हम लोग अनुच्छेद 44 पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग देख रहे हैं सामान्य नागरिक संहिता के बाद। तो सामान्य नागरिक संहिता कि एक ही देश में सबके लिए समान कानून का होना, लेकिन वो क्या है, अभी देखिए ये पूर्ण रूप से क्या है, न्यायालय में वाद योग्य तो है नहीं कि पूरी तरह से सब जगह लगा दिया जाए। 1961 में क्या है, गोवा में सबसे पहले लगाया गया था सामान्य नागरिक संहिता। वो आज यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से चल रहा है। वहाँ पर सभी लोग, वहाँ के गोवा के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए समान रूप से, चाहे वो ईसाई धर्म के हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हो, चाहे वो हिंदू के किसी धर्म में से हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, हैं, ये सब सारे धर्म में हो, तो भी वो समान नागरिक संहिता वहाँ पे फॉलो होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना, यूसीसी से कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे इसके बारे में। अगला है हमारा 45। ठीक है, इसमें क्या कहता है, राज्य क्या करेगा, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अब देखिए अनुच्छेद 21 क में आप लोगों ने पढ़ा, उसमें आपने देखा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू 2010 से है। उसमें ये बात बताई गई है आपको कि 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो भाई जब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी तो उसके संसाधनों को उपलब्ध कौन कराएगा, यानी कि जैसे बच्चे पढ़ने जाएंगे तो विद्यालय की स्थापना कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी ना, सरकारें करेंगी। तो वो प्रावधान किया गया है कि उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगी। व्यवस्था करेगी, समझ रहे हैं ना बात को, मैनेजमेंट करेगी, यानी कि स्कूलों वगैरह को स्टेब्लिश करने में योगदान देगी। ऐसी नीतियां बनाएगी, ऐसे पॉलिसीज बनाएगी कि जिसके तहत बच्चे प्रेरित हों और गार्जियन प्रेरित हों और वो फिर क्या हों, विद्यालयों में बच्चे जाके पढ़ सकें। तभी इस शिक्षा के अधिकार
अधिनियम 21 का जो है, जो फंडामेंटल राइट है आपका, मौलिक अधिकार है, उसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब सरकार भी उसमें सहयोग करे। तो इसमें सरकार को निर्देशित किया गया है, सहयोग किया गया है ना। और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये संविधान में इसमें लागू किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपका अनुच्छेद 45 में जो बात की गई थी। ऐसा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा कौन? राज्य करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 46 में। इसमें क्या कहता है? राज्य जनता के दुर्बल वर्गों को, ध्यान समझिएगा, जनता के दुर्बल वर्ग, तो जनता में वर्ग क्या क्या है समाज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? जनरल कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी है, ठीक है, पिछड़ा वर्ग है और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति। तो यहाँ पर कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में जो रखा जाता है, तो कमज़ोर में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग आते हैं। तो यहाँ पर सरकार के लिए कि इसमें जो प्रावधान किया गया है, बताया गया है कि राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के लिए, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष ध्यान रखते हुए उन्नत करने का प्रयास करेगी, यानी उनकी उन्नति का प्रयास करेगी। किसका? समाज में एक अच्छा बैलेंस बना रहे, आपसी सौहार्द न बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के लिए वर्ग के लोग हैं, उनका जो है आर्थिक उत्थान हो सके, शिक्षा और उनका आर्थिक उत्थान हो सके, इसके लिए क्या होता है? सरकार ये प्रावधान करेगी। आप देखते होंगे स्कॉलरशिप आती है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अनुसूचित जातियों की स्कॉलरशिप आ गई, अनुसूचित जनजातियों की स्कॉलरशिप आ गई, बाकी वर्गों की अनुसूचित आती है या पहले उनकी आती। तो ये जो आपको जो स्कॉलरशिप देता है वो इसी के दायरे के अंतर्गत आता है। आप विद्यालयों में, स्कूलों में देखते होंगे कि आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाती है उसमें, कि इतनी सीटें रिजर्व होंगी, अनुसूचित जाति के लिए इतनी सीटें रखी जाएंगी। तो वो देने का शिक्षा, मतलब यानी कि उसको आर्थिक रूप से भी समृद्ध करने का प्रयास करेगी इस वर्ग को, और SC ST को आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से भी उनको प्लेस देगी। ये बात कमोवेश इसमें आपको स्पष्ट होगा। ये अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 46। इसके साथ क्या क्या? सामाजिक अन्याय, इनके साथ जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के साथ अन्याय और जो सभी प्रकार के शोषणों से उसकी रक्षा करेगी, है ना। यानी सरकार अगर कोई कानून बनाना चाहे, जैसे अभी SC ST कानून आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें क्या है कि ऐसा प्रावधान किया गया है कि इनको ऊपर अगर अत्याचार किए जाते हैं, इनको अगर परेशान किया जाता है, तो सरकार क्या करेगी? वो कानून बना लेगी। और आज SC ST जो कानून है वो थोड़ा सख्त कानून है, उस कानून के दायरे में आने पर तत्काल गिरफ्तारी वगैरह की व्यवस्था है, तो वो उससे क्या होगा? उसको संरक्षण प्राप्त होगा। तो वही बात बताया कि सामाजिक अन्याय उनके साथ ना हो, ठीक है, और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा हो सके, इसके लिए कानून बनाने का जो प्रावधान अनुच्छेद 46 में बताया गया है। ओके, अब बात करते हैं अनुच्छेद 47 की। इसमें क्या कहा गया है? राज्य लोगों के जीवन स्तर तथा स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? लोगों के जीवन स्तर और उसके स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, यानी सरकार करेगी। राज्य सरकार करेगा, केंद्र सरकार करे। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक द्रव्यों एवं अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगी। बहुत सही, अच्छा क्वेश्चन है ये। यानी कि सरकार क्या करेगी? जो जनता है, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, पब्लिक के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि उनका स्वास्थ्य और उनके एक स्वास्थ्य को सुधार करने का भरसक प्रयास करेगी, कि मतलब उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। इसको ध्यान में रखते हुए क्या, जितने मादक द्रव्य हैं उनको सरकार क्या होगी? प्रतिबंधित करेगी। सिर्फ उन्हीं मादक द्रव्यों को एक तरह से कहिए सरकार को करना चाहिए, मतलब जो निर्देश दे रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, करना चाहिए कि केवल जो मेडिसिन में जो मादक द्रव्य यूज होते हैं सिर्फ उन्हीं का प्रयोग किया जाए, बाकी चीज़ों का प्रयोग ना किया जाए। अब इसी आधार पर देख लीजिए, जैसे बिहार जैसे राज्य है, गुजरात है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर पूर्ण रूप से मदिरा का यानी कि प्रतिबंधित है, वहाँ पर नहीं बिक सकती है, ठीक है। तो वो इसी आधार पर उन्होंने वहाँ पे कर दिया है। बाकी स्टेट्स अपनी अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए शायद नहीं करते, या जो भी अपना कारण हो, तो वो एक अलग विषय है, ठीक है। तो ये सरकारें जो रोक लेते हैं तो क्या हानि, उसमें क्या जनता की हानि होती है? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मादक द्रव्यों, ठीक है, अन्य पदार्थों के सेवन से, यानी कि जो ड्रग्स हैं उन सब के सेवन से उसको रोकेगी। हालांकि ड्रग्स देखिए कितना प्रतिबंधित है, उसको लेकर के कितनी कठोर सजाओं का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो क्या है? अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगेगा, ठीक है। ये करेगी, केवल उन्हीं मादक द्रव्यों पर प्रतिबंध नहीं लगाएगी कि जिनको मेडिसिन के लिए
लिए उपयोग में लाया जा रहा है। क्योंकि जनता के हितों को, नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसा सरकार प्रावधान करेगी। तो ये अनुच्छेद क्या कह रहा है? अनुच्छेद 46 इसके बारे में कह रहा है, मादक द्रव्यों के प्रतिषेध की बात करता है। ठीक है, अब कोई बाध्यकारी है नहीं तो कोई जरूरी नहीं कि हर सरकार इसको करे ही। ठीक है, आप जान रहे हैं इसको। चलिए बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 48 के बारे में बात करते हैं। ये क्या कहता है? राज्य क्या करेगा? कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक और आधुनिक बनाने का प्रयास करेगा। कौन? गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सरकारें करेंगी। ये अनुच्छेद 48 कह रहा है। कौन कह रहा है? 48। ठीक, क्या करेगा? फिर से एक बार देखिए, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने पर जोर होगा। किसका? सरकार का। ये निर्देशित करता है, एक तरह से कहिए एक गाइडलाइन देता है, निर्देश देता है। ठीक है, अगला है, इसी में बहुत ही महत्वपूर्ण है वो 48 क है। इसमें बताया गया है राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन करेगा। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण करेगा और संवर्धन करेगा, वन तथा वन जीवों की सुरक्षा का भी प्रयास करेगा। ठीक है, क्या करेगा? वन एवं वन जीवों का संरक्षण करेगा। ठीक है, पर्यावरण जो हमारा है, अक्सर देखते हैं एनजीटी इस तरह की गाइडलाइन जारी कर देता है, निर्देश जारी कर देता है कि वृक्षों को काटने पर उनको एक तरह से कहिए कि एक ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया गया है एनजीटी। उसमें क्या है कि जितने भी पर्यावरण संबंधी मुकदमे हैं वो एक तरह से अलग न्यायालय में देखे जाते हैं। ठीक है, उस न्यायालय के द्वारा जो पर्यावरण को हानि पहुंचाता है तो उसको सजा का प्रावधान वो न्यायपालिका करती है, ना कि सामान्य न्यायपालिका उसके लिए गठित की गई। तो अब कितना महत्वपूर्ण है, तो इसको यहाँ पर यही बात बताई गई कि देश के पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के, जैसे दिल्ली में आप देखते हैं कितना पॉल्यूशन हो जाता है ना, दिक्कत वहाँ पर दिक्कतें होती हैं, ऑड इवन नंबर गाड़ियों के स्टार्ट हो जाते हैं कि इस तरह से ऐसे होगा। और पुआल वगैरह जलाने के लिए देखते हैं कि आप हरियाणा और पंजाब के किसानों के द्वारा जला दिया जाता है, तो उसको बताया जाता है कि इस नाते यहाँ पर दिल्ली में इतने फॉग हो गए हैं, विजिबिलिटी कम हो गई है, तमाम तरह की ठंडक के सीजन में दिक्कतें आने लगती हैं। तो सरकार क्या करेगी? ऐसा प्रयास करेगी कि पर्यावरण संरक्षण और उसका संवर्धन हो, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण के संवर्धन का प्रयास करेगी, साथ ही साथ वन और वन जीवों के संरक्षित करने का भी प्रयास करेगी। यह आर्टिकल क्या किसमें कह रहा है? ये आपका 48 क में कह रहा है। यह जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको संविधान में स्थान दिया गया था। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं 49 पे हम लोग। ठीक है, अनुच्छेद 49 के बारे में। इसमें क्या कहता है? राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक एवं ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है उसे संरक्षित करेगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी संसद के द्वारा राष्ट्रीय धरोहर के रूप में या संरक्षित क्षेत्र के रूप में जिन क्षेत्रों को घोषित कर दिया है उनको संरक्षण देने का प्रयास कार्य कौन करेगा? यह राज्य सरकार करेगी। ठीक है, तो जितने भी स्मारक हैं, किस तरह के, कोई स्मारक है, ठीक है, कोई कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के कोई स्थल हैं, ठीक है, तो उनको संरक्षण कौन प्रदान करेगा? राज्य का ये कर्तव्य होगा, एक तरह से कहिए, या राज्य को करना है, इस तरह से करना चाहिए, कुछ भी आप कह सकते हैं, चूंकि ये बाध्यकारी है नहीं तो ये है। लेकिन ये कि आप देखते हैं कि ऐसी चीज़ों का जो संसद के द्वारा संरक्षित की गई है उसको निश्चित तौर से सरकार ध्यान देती है, उसका संरक्षण करती है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 49 ये कहता है राष्ट्रीय महत्व के जो विषय घोषित किए उनकी रक्षा प्रदान करने का इनको जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 49 दिया गया है। ठीक है, और अगला है अनुच्छेद बेटा 50 है। इसमें क्या? राज्य लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यानी कि राज्य सरकार जो है ऐसा कानून बनाएगी, मतलब ऐसा क्रियाकलाप करेगी कि राज्य न्यायपालिका का जो कार्य है उसमें अतिक्रमण ना होने पाए। ऐसे समझ लीजिए इसको कि न्यायपालिका के कार्यों का अतिक्रमण ना होने पाए। तो इस तरह का हमेशा पॉलिसी बनाने का प्रयास करेगी कि न्यायपालिका के जो अधिकार क्षेत्र हैं उनका अतिक्रमण कहीं से भी ना होने पावे राज्य के किसी क्रियाकलाप से, है ना। यानी कि जो लोक सेवक हैं, कैसे होगा कि कोई लोक सेवक को अगर न्यायपालिका का भी अधिकार दे दिया जाएगा तो क्या होगा? फिर न्यायपालिका का कार्य लोक सेवक करने लगेंगे। तो लोक सेवक न्यायपालिका के कार्यों में अतिक्रमण ना हो इसका ध्यान रखेगी कौन?
स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये बात बताई गई है। और लास्ट आपका है 51 जो आपका है वो ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति संबंधी निदेशक तत्वों के बारे में बताया गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास करेगी कौन? भारत सरकार। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सौहार्द बनाने का प्रयास करेगी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करेगी कि विश्व शांति का भी यह प्रयास करेगी। यानी कि भारत, आप सोच लीजिए, एक तरह से कहिए भारत का जो संविधान है अनुच्छेद 51 वो क्या कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि आपसी सौहार्द तो बनाए ही बनाए रहेगा पड़ोसियों के साथ में, विश्व शांति की भी परिकल्पना करता है हमारा संविधान। शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई पॉलिसी बनाएगा, ऐसी पॉलिसी नहीं कि चाइना की तरह पॉलिसी बना लिया। अब चाइना क्या करता है, दक्षिणी चीन सागर में आप देख ही रहे हैं, आप वर्षों से आप सुनते चले आ रहे हैं कि अब युद्ध हुआ, कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। तमाम सारे आजकल के न्यूज़ चैनलों में आप उठा के देख ले तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ऐसी स्थिति बन रही है कि कभी भी चीन के साथ अमेरिका का युद्ध हो सकता है, या अलायंस जो अलायंसेस हैं अमेरिका की तरफ के अलायंसेस वो उनके चीन के साथ युद्ध हो सकते हैं। चीन की जो विदेश नीति है वो आप देखते हैं कितनी आक्रामक विदेश नीति है, और अपने दमनकारी नीतियां हैं, जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके लिए दमनकारी नीतियां हैं। तो भारत का ऐसा नहीं होगा। भारत क्या शांति और सुरक्षा का ध्यान रखेगी और विश्व शांति के लिए भी वो प्रयत्न करेगी, और भरसक प्रयास करेगी कि अगर कोई डिस्प्यूट है कहीं किन्हीं कंट्री में तो उसे मध्यस्थता करके उसके बातचीत के माध्यम से उसका समस्या का समाधान निकले। तो ये कुल मूल बातें रहीं आपकी भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को नीति निर्देशक तत्व बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपको प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। आप लोग इसके मेंस के भी क्वेश्चन इससे निकाल करके लिख सकते हैं, और प्री के जितने भी क्वेश्चन इससे बन सकते थे सारे क्वेश्चन इसमें मैंने बता दिए हैं आपको। कोई भी एक क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आप इसको देखें। अब जितने भी टॉपिक, हम लोगों के कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, भाग 4 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब काफ़ी आगे स्थिति में हम लोग आ गए हैं। अब कल हम लोग अगला जो वीडियो हम लोग देखेंगे वो मौलिक कर्तव्य को लेकर के हम लोगों का होगा। 51 क में मौलिक कर्तव्य दिया उसके बारे में होगा। ये सारे वीडियोस आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए। आप इस स्थिति में पहुंच चुके हैं अब कि पॉलिटी के जो भी क्वेश्चंस आए उसमें से आप 40% 30% क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की स्थिति में आप पहुँच चुके हैं। अगर इसी क्वेश्चंस को आप ध्यान में रख के करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर पॉलिटी में आप सिविल के जो भी एग्जाम्स में आए हुए पेपर्स हैं उनको आप उठाइए, उनको सॉल्व करिए, और आपको फिर एहसास हो जाएगा कि पढ़ने का हमको कितना इसका बेनिफिट मिला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका लाभ उठाएंगे और मेहनत से इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।